उसे अपने सामने सोफे पर दक्ष बेटा लैपटॉप पर काम करता दिखाई देता है। नव्या दक्ष को देखते हुए ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दक्ष अपने लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए ने कहा, आज रात मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। दक्ष की बात सुन नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। नव्या ने कहा, तुम यहाँ कैसे? दक्ष अपना लैपटॉप बंद कर नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दक्ष नव्या के करीब आकर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले जाकर लिटा देता है। नव्या सहमी नजरों से उसे देखने लगती है। दक्ष उसकी नजरों को भाप कहता है ने कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, बस इस बेड पर सोना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, सो तुम भी सो जाओ। दक्ष की बात सुन नव्या कोई रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नव्या के चेहरे को देखने लगता है। दक्ष अपने मन में उसके हुस्न की तारीफ में क्या कहिए, कोई शहजादी जमीन पर उतर आए है। ऐ बनाने वाले, लगता है जैसे कोई संगमरमर की मूर्त तूने बनाई है। नव्या की सांसें अब भारी हो गई थी, वो गहरी नींद में सो रही थी। फिर दक्ष भी नव्या को अपनी बाहों में लेकर सुकून की नींद सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की रोशनी नव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें खुलती है। नव्या अपनी आंख खोल इधर उधर देखती है पर उसे दक्ष कहीं नहीं दिखता। दक्ष को कमरे में ना देख नव्या एक चैन की सांस लेती है और फिर उठकर वॉशरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद नव्या बाथ लेकर रूम में आती है। नव्या ने आज भी सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था बिकॉज उसके पास और कोई कपड़े नहीं थे। तभी मरिया रूम में आती है और नव्या के पास उसका ब्रेकफास्ट रख उसे कपड़ों का एक पैकेट देते हुए कहती है, मैम ये सर ने आपके लिए भिजवाया है, आप फिलहाल के लिए ये पहन लीजिए, दोपहर तक आपके कपड़े आ जाएंगे। मरिया की बात सुन नव्या वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और फटाफट चेंज करके बाहर आ जाती है। नव्या ने एक वाइट शर्ट और एक शॉर्ट डेनिम पहना हुआ था। मरिया उसे ब्रेकफास्ट कर दवाई दे देती है। मरिया ने कहा, नव्या मैम डॉक्टर कुछ देर में आने वाले हैं आपकी ड्रेसिंग के लिए, तब तक आप आराम कीजिए। नव्या बिना किसी एक्सप्रेशन के ने कहा, हम। फिर मारिया ट्रे लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। 1 घंटे बाद डॉक्टर आती है, नव्या की ड्रेसिंग चेंज कर उसे ऑब्जर्व कर चली जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। इस बीच नव्या को रोज डॉक्टर अटेंड करने आती थी, जिस वजह से नव्या की हालत काफ़ी हद तक सुधार चुकी थी। दक्ष रोज नव्या से साथ उसके कमरे में ही सोता था, साथ ही उसका काफ़ी ख्याल भी रखता था। नव्या को दक्ष को ये साइड काफ़ी इफेक्ट कर रही थी। दक्ष के दिल में भी नव्या के लिए जज्बात पैदा हो चुके थे। 1 हफ्ते बाद बनारस काव्या बस स्टॉप पर खड़े बस का वेट कर रही थी, तभी बस उसके सामने आकर रुकती है और काव्या झट से उस बस में सवार हो जाती है। बस में काफ़ी भीड़ थी, जिस वजह से काव्या को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, जिस वजह से काव्या खड़ी थी। तभी पीछे खड़े 2 लड़के काव्या को जानबूझकर धक्का देने लगते हैं, उसे टच करने की कोशिश करने लगते हैं। काव्या बार बार उनसे दूरी बनाकर खड़ी होती है, पर बार बार वो दोनों लड़के उसके करीब जाने लगते हैं। काव्या दोनों लड़कों के बीच फंस जाती है। दोनों तरफ से वो लड़के काव्या को यहाँ वहाँ टच करने लगते हैं। काव्या से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो दोनों को एक एक थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज़ से पूरे बस में सन्नाटा पसर जाता है। सब लोग काव्या को देखने लगते हैं। वो दोनों लड़कों को बहुत जोर से गुस्सा आता है। उनमें से एक लड़का अपनी जेब से गन निकाल काव्या के सर पर रख देता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। काव्या काफ़ी डर जाती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। बस ड्राइवर भी गन से डर कर बस रोक देता है। वहाँ मौजूद सारे लोग काफ़ी डर चुके थे, इसलिए कोई भी काव्या को बचाने के लिए आगे नहीं आता। काव्या सबसे हेल्प मांगती है पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर वो दोनों लड़के काव्या को बस से लेकर बाहर उतर जाते हैं। उनके उतरने के फौरन बाद बस भी वहां से चली जाती है। काव्या अभी भी उनके चंगुल से छुड़ने की लगातार कोशिश करने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। काव्या खुद को छुड़ाते हुए ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। उन दोनों में से एक लड़का जिसका रामू नाम था, वो काव्या की बाह को पकड़ उसे अपने करीब कर कहता है ने कहा, बहुत गर्मी है ना तेरे में, अब सारी गर्मी निकलते है तेरी। दूसरा लड़का जिसका काली नाम था, वो कहता है ने कहा, हाँ रामू, इस लड़की ने हमें थप्पड़ मारा है ना, अब हम इसे उसका जवाब देंगे। वो एरिया काफ़ी सुनसान था, पूरा इलाका जंगली था, वहाँ लोगों और गाड़ियों का आना जाना काफ़ी कम था। तभी रामू कहता है ने कहा, चल काली, इसे यही झाड़ियों में ले चलते हैं, ये इलाका काफ़ी सुनसान है, इस वक्त यह कोई नहीं आएगा और हम इसके साथ मजे भी कर लेंगे। काली ने कहा, हाँ ठीक है चलो। काव्या रोते हुए ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आइंदा कभी भी आप दोनों के सामने नहीं आऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। रामू काव्या के बाल पकड़ने कहा,
बहुत अकड़ रही थी ना, बस मैं अब तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ, चल। रामू और काली काव्या को पकड़ जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। काव्या अभी भी उनकी पकड़ से छूटने के लिए कोशिश कर रही थी। उन्हें वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई देता है तो वो दोनों काव्या को लेकर वहां चले जाते हैं। वहां जाते ही रामू और काली काव्या को जोर से जमीन पर धक्का दे देते हैं। काव्या धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके घुटने में और कमर में चोट लग जाती है। रामू और काली अपनी घंटियां हंसी हंसते हुए काव्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। काव्या अपने आप को पीछे की तरफ घसीटने लगती है। फिर काव्या अचानक खड़ी होकर भागने की कोशिश करने लगती है, पर तभी काली उसे आकर पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ काव्या के गालों पर जड़ देता है, जिस वजह से काव्या खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा जमीन पर गिर जाती है। तभी रामू काव्या के पास जाकर उसकी साड़ी का पल्लू खींच हटा देता है। काव्या अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है। फिर रामू काव्या को जमीन पर जबरदस्ती लिटा खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके हाथों पकड़ उसके सिर के ऊपर कर देता है। काव्या खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगती है। रामू काव्या की नेक पर किस करने लगता है। काव्या रोते हुए ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, प्लीज मुझे जाने दो। फिर काव्या अपने दांतों से रामू के कंधे पर जोर से काट देती है, जिससे रामू के मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। काव्या की इस हरकत से रामू को बहुत गुस्सा आता है और वो भी काव्या के गालों पर एक थप्पड़ रसीद देता है। काव्या का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, उसके होंठों के किनारों से खून बह रहा था। काव्या लगातार खुद को छुड़ाते हुए रो रही थी। काव्या के रोने का रामू पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपने हाथ बढ़ा काव्या के ब्लाउज को खींच उसकी स्लीव्स फाड़ देता है, जिस वजह से काव्या का ब्लाउज उसके कंधे से सरक कर नीचे आ जाता है। काली वहां बैठे आराम से जो हो रहा था उसे देख रहा था। रामू काव्या के कंधे को चूमने लगता है। काव्या बार बार अपने हाथ पैर चला रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। काव्या अब थक हार कर अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया था, अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं थी। काव्या की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने नव्या और आजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। दूसरी तरफ मुंबई में नव्या अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। नव्या खुद से ने कहा, ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है, काव्या ठीक तो होगी ना, मुझे रह रह कर उसकी इतनी याद क्यों आ रही है। फिर अपने फ़ोन को देखते हुए ने कहा, एक तो कब से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, पर ये लड़की मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। नव्या अपने हाथ जोड़ आंखें बंद कर कहती है, ने कहा, है महादेव मेरी काव्या जहां भी हो उसका ध्यान रखना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तभी कमरे में मरिया आती है। वो नव्या को देख कहती है, ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतने टेंशन में क्यों हो। नव्या ने कहा, कुछ नहीं मारिया मासी, वो बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है मेरे अपनों के से किसी के साथ। मरिया नव्या का सर सहलाते हुए ने कहा, कुछ नहीं होगा, आप अपने महादेव पर विश्वास रखो और ज्यादा टेंशन मत लो, डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है। उनकी बात सुन नव्या बस अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर मारिया नव्या को सूप का बाउल देकर उसे पीने के लिए कहती है। नव्या ना चाहते हुए भी उसे वो सूप पीना पड़ता है। सूप पीने के बाद मरिया नव्या को मेडिसिन देकर रूम से बाहर निकल जाती है। उनके जाने के बाद नव्या बालकनी में जाकर बैठ जाती है। नव्या अपने मन में ने कहा, महादेव कुछ बुरा मत होने देना, बस एक आप ही मेरा सहारा है और मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है, आप मेरा ये विश्वास मत तोड़ना। बनारस जंगल काव्या अब थक हार कर अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया था, अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं थी। काव्या की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों के सामने नव्या और आजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। तभी काव्या हिम्मत कर रामू के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारती है। रामू, जिसे काव्या की इस मूवमेंट की कोई भी आशा नहीं थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता और काव्या के ऊपर से हटकर अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ साइड में लेट जाता है। काली फटाक से उठकर काव्या के पास आ जाता है, पर तभी काव्या वहां पड़ी मिट्टी उठा उसकी आंखों में डाल देती है। काली भी अपनी आंखें मलते हुए वहीं बैठ जाता है। रामू और काली दोनों ही दर्द से छटपटाने लगते हैं। काव्या खड़ी होकर जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वहां से भाग जाती है। रामू चिल्लाते हुए ने कहा, काली पकड़ उस लड़का को, वो भाग रही है। काली अपनी आंखें मलते हुए ने कहा, रामू मेरी आंखें उस लड़की ने मिट्टी डाल दी और ये अब खुल नहीं रही, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर दोनों खुद को संभाल धीरे से खड़े होते हैं और जिस डायरेक्शन में काव्या भागी थी उसी तरफ जाने लगते हैं।
वो दोनों को काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। काव्या भागते भागते मेन रोड पर आ जाती है, पर वो रोड भी एकदम सुनसान थी, वहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी। तभी वहाँ से एक कार निकलती है। काव्या उसे अपना हाथ दिखा रोकने को कहती है, पर वो कार काव्या को इग्नोर कर वहाँ से निकल जाती है। तभी रामू और काली भी वहाँ आ पहुँचते हैं। काव्या इन्हें वहाँ देख फिर बुरी तरीके से डर जाती है। वो अपनी साड़ी का पल्लू कमर में ताक भागने लगती है। रामू और काली भी काव्या का पीछा करने लगते हैं। रोड के बीचों बीच काव्या लंगड़ाते हुए भाग रही थी और उसके पीछे रामू और काली भी भाग रहे थे। तभी अचानक काव्या के आगे एक कार आ जाती है और उसका शरीर कार की बोनट से हल्का सा टकरा जाता है। काव्या रोड के बीचों बीच भाग रही थी। रामू और काली भी उसके पीछे उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक काव्या के सामने एक कार आ जाती है और काव्या का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार की बोनट से टकरा जाती है। तभी कार के अंदर बेटा शख्स एकदम से हड़बड़ा कर बाहर निकलता है और काव्या को देखने लगता है, जो टक्कर लगने की वजह से रोड पर पीठ के बल गिर चुकी थी। उसके कमर पर, हाथों पर और उसके होंठों के किनारों से खून बह रहा था। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। तभी वो स्कश हैरानी से कहता है, मिस काव्या, आप यहाँ कैसे? कहते हुए वो काव्या के पास जाकर उसकी साड़ी से उसे अच्छे से कवर कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। काव्या अपनी अर्ध खुली आंखों से उसे देख रही थी। तभी रामू और काली भी वहां आ जाते हैं और उस शख्स से कहते हैं, सुन बे, ये लड़की चुपचाप हमें दे और तू निकल यहाँ से। उन दोनों की बात सुन उस इंसान को बहुत गुस्सा आता है। वो पहले ही काव्या की हालत देख समझ गया था कि उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है, जिस वजह से उसे पहले से ही काफी गुस्सा आ रहा था और उन दोनों की बातें उसके गुस्से पर घी डालने का काम कर रही थी। वो इंसान काव्या को कार की बोनट पर अच्छे से बिठा देता है। तभी काली उन दोनों के पास आकर काव्या का हाथ पकड़ने लगता है। ये देखो, लड़का तुरंत काली का हाथ पकड़ उसके कंधे से लगाकर उसके हाथ को एक झटके में तोड़ देता है, जिसके साथ उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। ये देख रामू भी घबरा जाता है और अपने पॉकेट से गन निकाल उस लड़के पर पॉइंट कर देता है, जिसे देख एक पल के लिए काव्या, जो अब तक थोड़ा होश में आ गई थी, वो ये देख शॉक्ड हो जाती है। तभी वो लड़का काली को रामू को तरफ जोर से धक्का दे देता है। इसी के साथ रामू के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है। रामू तुरंत काली को साइड कर वो गन उठाने ही वाला होता है, तब तक वो लड़का रामू के पास आकर उसके प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारता है, जिसके साथ ही रामू की भी चीख निकल जाती है और वो अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लड़का वापस से काव्या के पास जाता है और उसे ध्यान से वापस अपनी बाहों में उठाकर कार के अंदर जाकर बैठा देता है और उसे सीट बेल्ट लगा खुद दूसरी तरफ बैठ जाता है और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ मुंबई में नव्या की बेचैनी अब कम हुई थी। अब उसे पहले से अच्छा लग रहा था। तभी कमरे में दक्ष आता है और नव्या को देखता है, जो बेड पर बैठ अपने फोन में कुछ कर रही थी। दक्ष एकदम से उसके पास जाता है और उसका फोन लेकर साइड करके खुद उसके करीब जाकर बैठ जाता है। दक्ष को अपने करीब देख नव्या की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। दक्ष नव्या को कमर से पकड़ अपने गोद में बिठा लेता है। नव्या पलकें झुका लेती है। दक्ष नव्या के चेहरे को पकड़ ऊपर कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। नव्या की आंखें भी बंद हो जाती है। नव्या को दक्ष का करीब आना पसंद नहीं आता था, पर मजबूरी थी, जिस वजह से नव्या उसे खुद के करीब आने से रोक नहीं सकती थी। दक्ष की किस वक्त के साथ वाइल्ड होने लगती है और नव्या के लिप्स को जोर जोर से काटने लगता है, जिससे नव्या की आह निकल जाती है। नव्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और वो बेबस सी बैठी हुए था। काफी देर किस करने के बाद जब दक्ष को फील होता है कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो ना चाहते हुए उसके लिप्स को छोड़ देता है। नव्या जोर जोर से सांस लेने लगती है। नव्या अपनी सांसें कंट्रोल करने लगती है, जिन्हें देख दक्ष अपना काबू खोने लगता है। दक्ष नव्या की नेक पर अपने होंठ रख उसे वहां की ओर बाइट करने लगता है, साथ ही उसके हाथ नव्या की कमर को सहलाने लगते हैं। नव्या की शिश्कियां तेज हो जाती है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है। दक्ष अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर नव्या को खुद से दूर करता है और गेट की तरफ बढ़ जाता है। नव्या भी अपने आंसू पोंछ अपने कपड़े ठीक करने लगती है। दरवाजे पर मरिया को देख दक्ष वहां पड़े सोफे पर बैठ जाता है और अपना फोन निकाल उसमें कुछ करने लगता है। मरिया रूम में आकर नव्या को सूप देकर वापस रूम के बाहर चली जाती है। मरिया के जाने के बाद दक्ष फिर से अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देख नव्या फिर से डर जाती है। दक्ष फिर नव्या के पास जाकर टेबल पर रखा सूप का बाउल लेकर नव्या को सूप पिलाने लगता है।
नव्या भी चुपचाप वो सूप पीने लगती है। सूप पीने के बाद दक्ष नव्या को दवाई देता है और उसे बड़े ध्यान से बेड पर लिटाकर उस पर ब्लैंकेट डाल देता है। फिर नव्या के माथे पर और उसके होंठों पर हल्की सी किस कर रूम के बाहर चला जाता है। दक्ष के इस गेस्चर से नव्या के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान आ जाती है और कुछ हो पलों में वो मुस्कान गायब हो जाती है। दूसरी तरफ बनारस में वो लड़का काव्या को लेकर अपने फार्म हाउस पर पहुंचता है। फिर काव्या को अपनी बाहों में उठा फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। काव्या थकान के कारण कार में ही सो गई थी। फिर वो लड़का काव्या को गेस्ट रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके बाद किसी को कॉल कर रूम से बाहर निकल जाता है। 2 घंटे बाद काव्या को नींद खुल जाती है तो वो अपने आसपास देखती है, ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ और ये मेरे कपड़े ये किसने बदले। तभी वो लड़का रूम में आता है और काव्या से कहता है, ने कहा ये मेरा घर है। काव्या उस लड़के को देखने कहा, विवान सर ये आपका घर है। विवान उसके पास आकर ने कहा, जी हाँ ये मेरा फार्म हाउस है। काव्या नाम आंखों से ने कहा, थैंक यू सो मच विवान सर, अगर आज आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं वो दोनों मेरे साथ। इतना कहकर काव्या रोने लगती है। विवान उसके कंधे पर हाथ रखने कहा, इट्स ओके मिस काव्या, आप ज्यादा परेशान मत होइए, अब आपको यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। उसकी बात सुन काव्या हाँ में अपना सिर हिला देती है। काव्या फिर अपने कपड़े देखते हुए ने कहा, सर ये मेरे कपड़े ये किसने चेंज किए। विवान बिना किसी भाव के ने कहा, मैंने। विवान की बात सुन काव्या एकदम शॉक्ड हो जाती है और हकलाते हुए कहती है, क्या कहा आपने कैसे, मेरा मतलब। विवान हंसते हुए ने कहा, अरे अरे रिलैक्स, में तो मस्ती कर रहा था। यहाँ की मेड ने आपके कपड़े चेंज किए हैं, आई नो माई लिमिट्स। उसकी बात सुन काव्या की जान में जान आती है। काव्या ने कहा, सर मुझे अब अपने घर जाना होगा, काफी समय हो गया है। विवान ने कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, तुम ऐसे मौसम में कहीं नहीं जाओगी। काव्या हिचकिचाते हुए ने कहा, नहीं सर मैं यहाँ कैसे, मेरा मतलब मैं नहीं रह सकती यहाँ। विवान ने कहा, क्यों नहीं रह सकती, मैं कोई अनजान थोड़ी ना हूँ, तुम अच्छे से जानती हो मुझे और मेरी फीलिंग्स को। काव्या थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए ने कहा, हाँ सर, पर। विवान ने कहा, पर वर कुछ नहीं, आज तुम यहीं रहोगी और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा तो तुम ये सारी वाहियात बातें अपने दिमाग से निकाल देना। विवान की बातें सुन काव्या अपनी नजरें चुराते हुए ने कहा, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। विवान ने कहा, गुड, अब नीचे चलो, डिनर कर लो फिर सो जाना। काव्या ने कहा, सर क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है, मुझे अपने घर पर कॉल करना है। विवान अपना फ़ोन काव्या को देते हुए ने कहा, हाँ ये तो। फिर विवान कमरे से बाहर चला जाता है। विवान के जाने के बाद काव्या खुद से ने कहा, कितने अच्छे आदमी है विवान सर, मैंने उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके बाद भी उन्होंने मेरी इज्जत बचाई, मैं उनका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। विवान उस कॉलेज का ट्रस्टी था जहां काव्या जॉब करती थी। पहली बार काव्या और विवान की मुलाकात वही हुई थी, तब से ही विवान काव्या को पसंद करने लगा था। ये बात उसने कुछ वक्त बाद काव्या को भी बताई थी, पर काव्या ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। उसे शादी जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देना था। उस दिन के बाद विवान ने कभी भी काव्या को अपने करीब आने के लिए फोर्स नहीं किया था, पर आज कहीं न कहीं काव्या के दिल में भी विवान के लिए जज्बात जाग गए थे। फिर काव्या फोन लेकर अपनी आजी को कॉल कर देती है। आजी घर पर नहीं थी, वो काव्या और नव्या की बुआ के पास दिल्ली में थी, जिस वजह से काव्या उन्हें आज उसके साथ क्या हुआ वो कुछ भी नहीं बताती, बस उनका हाल चाल पूछ कॉल कट कर देती है। फिर काव्या नव्या को कॉल कर थोड़ी देर उसे भी बार कर कॉल कट कर नीचे हॉल में चली जाती है। नीचे हॉल में जाकर काव्या देखती है कि विवान डाइनिंग टेबल पर बैठ उसी का वेट कर रहा था। काव्या को देख विवान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। काव्या ने विवान की एक वाइट शर्ट पहनी थी जो उसकी निस की थोड़ा ऊपर तक आ रही थी। साथ ही उसने विवान का ही एक ब्लैक शॉर्ट्स पहना था जो काव्या को काफी लूज था। काव्या इन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही थी। काव्या भी जल्दी से जाकर विवान के बाजू में बैठ जाती है। फिर मेड उन दोनों को खाना सर्व कर किचन में चली जाती है। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर काव्या और विवान अकेले ही थे। काव्या बिना कुछ कहे चुपचाप अपना खाना खा रही थी, वही विवान बार बार काव्या को चोर नजरों से देख रहा था। आज भी विवान के दिल में काव्या के लिए फीलिंग्स थी। वो काव्या को बहुत प्यार करता था, पर वो उसे दोबारा हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के रखा था। मुंबई, रात का वक्त।
नव्या जब से इस घर में आई थी तब से वो सिर्फ अपने कमरे में ही रहती थी। वो एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं गई थी। नव्या अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, तभी दक्ष उसके कमरे में आता है। दक्ष को इस वक्त अपने कमरे में देख नव्या के कदम वहीं रुक जाते हैं। नव्या दक्ष को इग्नोर कर सीधा बेड पर जाकर सो जाती है। दक्ष भी कमरे का दरवाज़ा बंद कर नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दक्ष बेड के पास पहुंच नव्या को देखने लगता है, जो अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रही थी, जिसे देख दक्ष के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। दक्ष अपनी शर्ट उतार कर बेड पर लेट नव्या को कमर से पकड़ अपने एकदम करीब कर लेता है। नव्या अभी भी सोने का नाटक कर रही थी। दक्ष नव्या के कान के पास जाकर ने कहा, नाटक करने का कोई मतलब नहीं है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। दक्ष की बातें सुन नव्या की सांसें तेज हो जाती है, पर अभी भी नव्या अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। दक्ष आगे बढ़कर नव्या के होंठ पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वक्त के साथ साथ दक्ष की किस वाइल्ड होते जा रही थी। नव्या ना चाहते हुए भी उसे ये सब सहन करना पड़ रहा था। दक्ष नव्या के ऊपर आकर उसके गले पर किस करने लगता है, साथ ही अपने एक हाथ से नव्या की कमर सहलाने लगता है। नव्या के मुंह से आह निकलने लगती है। दक्ष आगे बढ़कर नव्या के होंठ पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वक्त के साथ साथ दक्ष की किस वाइल्ड होते जा रही थी। नव्या ना चाहते हुए भी उसे ये सब सहन करना पड़ रहा था। दक्ष नव्या के ऊपर आकर उसके गले पर किस करने लगता है, साथ ही अपने एक हाथ से नव्या की कमर सहलाने लगता है। नव्या के मुंह से आह निकलने लगती है। दक्ष धीरे धीरे नव्या के गले पर पहुंच जाता है और वहां उसे किस करने लगता है। नव्या की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। नव्या अपने मन में ने कहा, मैंने खुद को इतना बेबस कभी नहीं समझा जितनी बेबस मैं आज हूँ, और इस बेबसी की वजह तुम हो दक्ष। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इस दुनिया में मैंने अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से की है तो वो हो तुम। तभी दक्ष नव्या को थोड़ा ऊपर उठाकर झट से उसकी टॉप निकाल कर साइड में फेंक देता है। इसके साथ ही नव्या की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें दक्ष की आंखों से जा मिलती है। नव्या को दक्ष की आंखों ने उसे पाने का जुनून साफ नजर आ रहा था। दक्ष फिर से अपने होंठ नव्या के पर रख देता है। फिर नव्या को पलट उसके पीठ पर किस करते हुए बाइट करने लगता है। नव्या के आंसू लगता बहे जा रहे थे। वो लाचारी से जो हो रहा था वो सब सह रही थी। नव्या झट से अपने हाथ से खुद को कवर करने लगती है। दक्ष नव्या की तरफ देख तिरछी स्माइल कर उसके हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर के ऊपर कर देता है। दक्ष अब काफी वाइल्ड हो चुका था, जिस वजह से नव्या को दर्द हो रहा था और उसके मुंह से चीख निकल रही थी। दक्ष नव्या की साइड पर लेटा गुस्से में नव्या को घूरने लगता है। दक्ष ने अपना साइड पर पड़ा फोन उठाया और कुछ सोचने लगा। नव्या जो बेड पर बैठ रो रही थी, जब उसका ध्यान जाता है कि दक्ष ने उसकी इस हरकत पर ना ही गुस्सा किया और नहीं कुछ कहा, तो उसे काफी अजीब लगने लगता है। नव्या अपनी नजरें फेर दक्ष को देखती है तो दक्ष किसी को कॉल कर रहा था, जिसे देख नव्या झट से समझ जाती है कि दक्ष किसी को कॉल कर काव्या या उसकी आजी को चोट पहुंचाने के लिए कहने वाला होगा। नव्या दक्ष से पूछती है, ने कहा, तुम जिसे कॉल कर रहे हो? दक्ष काफी गुस्से में नजर आ रहा था। दक्ष नव्या को देखे बिना ने कहा, तुमने मुझे धक्का दिया ना, तो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। दक्ष की बात सुन नव्या सुन्न हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके कानों में दक्ष की आवाज आती है। दक्ष ऑन कॉल ने कहा, हेलो जलाल बनारस। दक्ष ने इतना की कहा था कि तभी नव्या उसके ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। दक्ष का फोन अभी भी चालू था। दूसरी तरफ से जलाल हेलो हेलो कर रहा था। दक्ष नव्या को अपने ऊपर से हटाकर साइड कर देता है और उसे कहता है, ने कहा, इस बार नहीं। फिर दक्ष वापस फोन पर बात करते हुए कहता है, जलाल। कि तभी नव्या दक्ष के हाथों से फोन छीनकर जोर से जमीन पर फेंक देती है और उस फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी उस रूम का टेम्परेचर अचानक ही गिर जाता है। नव्या दक्ष की तरफ देखती है, जिसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। दक्ष इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था, जिसे देख नव्या की हालत भी खराब होने लगती है। नव्या अपना सलाइवा गटकते हुए दक्ष की आंखों में देख रही थी। दक्ष नव्या को पकड़ उसे बेड पर पटक उसके ऊपर आ जाता है और गुस्से में कहता है, ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन तोड़ने की? इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? नव्या सुबकते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है कर लो, पर मेरी फैमिली को इन सब में मत इन्वॉल्व करो।
दक्ष नव्या की कमर जोर से दबा देता है जिसे नव्या की चीख निकल जाती है। दक्ष गुस्से में ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, अब इसकी सजा तुम पूरी रात इस बिस्तर पर भुगतोगी और उसके बाद कल तुम्हारी फैमिली। नव्या अपने हाथ जोड़ते हुए ने कहा, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है कर लो, पर मेरी फैमिली को कुछ मत करना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। दक्ष नव्या की बातों को इग्नोर कर उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ उसके सिर के ऊपर कर उसके पूरी शरीर पर किस और बाइट करने लगता है। नव्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी दक्ष ऊपर उठ एक नज़र नव्या को देखता है जिसके पूरे चेहरे पर आंसू थे। उसके बाद वो एक झटके में नव्या के अंदर एंटर करता है। इसी के साथ नव्या के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, पर दक्ष पर उसकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता। नव्या की सिसकियां लगातार उस कमरे में गूंज रही थी। पता नहीं रात के किस पहर दक्ष नव्या को छोड़ता है। नव्या तो पहले ही दर्द से बेहोश हो गई थी, उसके बाद दक्ष भी उसे बाहों में भर कर सो जाता है। दूसरी तरफ बनारस, काव्या अपने कमरे में बैठे चुपचाप उसके साथ आज जो भी हुआ था उसी के बारे में सोच रही थी। उसी वक्त विवान अपने हाथों में आइसक्रीम बाउल लेकर उसके कमरे में आता है, तो विवान देखता है काव्या अपने ख्यालों में खोई हुई थी। विवान काव्या के बगल में आकर बैठ जाता है और उसके कंधे पर टैप कर उसका नाम पुकारता है। अचानक किसी की छूअन महसूस होते ही काव्या हड़बड़ा जाती है। फिर अपने सामने विवान को देख वो फिर से शांत हो जाती है। काव्या ने कहा, आप यहाँ। विवान काव्या को आइसक्रीम बाउल देते हुए ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया था, तुम्हें पसंद है ना, तो सोचा साथ मिलकर खाएंगे। काव्या आइसक्रीम लेते हुए ने कहा, पर आपको कैसे पता कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, और वो भी चॉकलेट फ्लेवर। विवान मुस्कुराते हुए ने कहा, जिसे हम पसंद करते हैं उसके बारे में कुछ पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। विवान की बात सुन काव्या अपनी नजरें नीचे कर इधर उधर देखने लगती है। विवान ने कहा, रिलैक्स, तुम क्यों अपनी नजरें चुरा रही हो, मैंने तो बस यही कह दिया, चालू अब आइसक्रीम खा लो। काव्या आइसक्रीम खाने लगती है, विवान भी उसे देखते हुए आइसक्रीम खाने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, मुंबई, नव्या का कमरा। दक्ष की आंखें जैसे ही खुलती है उसे अपने सामने नव्या का चेहरा नजर आता है। नव्या अपनी आंखें खोल एक टक सीलिंग को घूर रही थी, उसके आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। नव्या इस वक्त एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। नव्या को ऐसे देख दक्ष की मुठियां आपस में कस जाती है। दक्ष अपने दांत पीसते हुए ने कहा, स्टॉप क्राइंग, पर नव्या पर दक्ष की बात का कोई असर नहीं होता, मानो उसकी आवाज सुनाई ही न दे रही हो। नव्या अभी भी वैसे ही बेड पर पड़ी हुई थी। खुद को यूं इग्नोर होता देख दक्ष को और गुस्सा आ जाता है। दक्ष एक झटके में नव्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटा उसके ऊपर आ जाता है, पर अभी भी नव्या वैसे ही बेड पर पड़ी थी। दक्ष आगे बढ़कर नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बाइट करने लगता है। कुछ देर बाइट करने के बाद भी जब नव्या कोई हरकत नहीं करती तो दक्ष जोर से अपने दांत नव्या के गर्दन पर गड़ा देता है। इसी के साथ दक्ष के मुंह में नव्या के ब्लड का टेस्ट आने लगता है, पर अभी भी नव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती। ये देख दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दक्ष गुस्से में आकर एक बार फिर नव्या के साथ वही सब करने लगता है। इस बार दक्ष और भी ज्यादा वाइल्डली और रफ था, जिससे नव्या को दर्द तो हो रहा था पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। दक्ष जो भी कर रहा था वो उसे करने दे रही थी। इस वक्त नव्या के आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और अभी भी उसकी नज़र सीलिंग को ही देख रही थी। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं पर नव्या वैसे ही पड़ी रहती है। दक्ष नव्या पर से उठकर उस पर ब्लैंकेट डाल उस पर से उठ जाता है। दक्ष नव्या को घूरते हुए अपने कपड़े पहनता है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ बनारस, काव्या किचन में अपने और विवान के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी विवान वहां आता है और काव्या को नाश्ता बनाते देख कहता है, ने कहा, तुम क्यों कर रही हो ये सब, इसके लिए मेड है ना, वो कर लेगी। काव्या कॉफी बनाते हुए कहा, एक्चुअली सॉरी सर। विवान कंफ्यूजन से ने कहा, सॉरी फॉर व्हाट। काव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए ने कहा, वो कमला आंटी विवान की मेड, उनके बेबी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उन्होंने मुझसे छुट्टी मांगी तो मैंने दे दी। मैं आने वाली थी आपसे पूछने पर आप उस वक्त सो रहे थे और उनका बेबी काफ़ी बीमार था तो। विवान स्माइल करते हुए ने कहा, तो आपने उन्हें छुट्टी दे दी। काव्या बड़ी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। विवान ब्रैड पर बटन लगाते हुए ने कहा, इट्स ओके, इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है, उन्हें इमरजेंसी थी वो चली गई। मैं उन्हें कॉल करके पूछ लेता हूँ अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो। काव्या उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है।
फिर विवान बाहर जाकर कमला से बात कर वापस किचन में आकर काव्या का हाथ बटाने लगता है। काव्या ने कहा, और सर आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। विवान कॉफी मग में कॉफी डालते हुए ने कहा, जी नहीं, मुझे अपने काम खुद करना पसंद है। वो तो तुम यहाँ हो इसलिए मैंने कमला आंटी को यहाँ हेल्प के लिए बुलाया था, वरना मैं अकेला ही रहता हूँ और अपने सारे काम खुद करता हूँ। उसकी बात सुन काव्या कहती है, ने कहा, मेरे लिए? पर आपने मेरे लिए क्यों बुलाया उन्हें? मैं तो बस एक रात के लिए ही यहाँ थी और मैं भी अपने काम खुद कर सकती हूँ, खामखा आपने उन्हें बुलाया। विवान शरारती अंदाज में कहा, ओ मतलब मैंने गलत किया, उन्हें बुलाकर तुम्हें मेरे साथ अकेले इस घर में रात बितानी थी। विवान की बात सुन काव्या को समझ आता है कि विवान ने क्यों कमला को यहाँ बुलाया था, ताकि काव्या उसके साथ अकेले अनकंफर्टेबल फील ना करे। अब उसे खुद की ही बातों पर शर्माने लगती है। वो हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं सर, मेरा मतलब। विवान बीच में ही ने कहा, पहले तो तुम मुझे सर और ये आप करना बंद करो, मुझे बहुत अजीब लगता है। काव्या ने कहा, तो फिर क्या कहूँ मैं आपको? विवान उसे लुक देते हुए ने कहा, विवान कहीं जो मेरा नाम है, इतना प्यारा नाम है मेरा और तुम पूरा टाइम सर सर करती रहती हो। काव्या ने कहा, पर मैं आपको आपके नाम से कैसे? विवान ने बीच में ही कहा, कुछ नहीं सुनूंगा, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी और ये आप भी बोलना बंद करो, मुझे दादाजी वाली फीलिंग आती है। विवान के मुंह से दादाजी सुन काव्या जोर जोर से हंसने लगती है। विवान एकटक काव्या को देखने लगता है। काव्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, ओके ओके, अब से मैं आपको मेरा मतलब तुम्हें तुम कहकर बुलाऊंगी विवान। विवान उसकी बात पर बस मुस्कुरा देता है। फिर काव्या और विवान डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता करने लगते हैं। काव्या अपने घर जाने के लिए रेडी होने लगती है। काव्या के कपड़े जो उसने पहने थे वो पहले से ही बुरी तरीके से फट चुके थे, जिस वजह से काव्या को विवान की एक ब्लैक हुडी और शॉर्ट्स पहनना पड़ता है। उसके बाद विवान खुद काव्या को उसके घर ड्रॉप करने जाता है। मुंबई, नव्या का कमरा। मरिया नव्या के लिए नाश्ता लेकर रूम में आती है। मरिया जैसे ही नव्या को देखती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। नव्या अभी भी बेड पर बेसुध सी हालत में पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर सिर्फ ब्लैंकेट पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी पर आंखों के किनारों पर अभी भी आंसू के कुछ बूंद थे। मरिया को नव्या की ऐसी हालत देख समझ आ जाता है कि नव्या के साथ रात में क्या हुआ है, जिसे देख उसे नव्या के लिए बहुत बुरा लगता है। मरिया धीमे कदमों के साथ नव्या के पास जाती है और उसके सर पर अपना हाथ रख सहलाने लगती है। नव्या भी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और मरिया को देख उठकर बैठ जाती है। मरिया नाश्ते की ट्रे लेकर नव्या को दे देती है। नव्या भी बिना कुछ बोले खाने लगती है। नव्या अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप खा रही थी, उसने खुद को अभी भी ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था। मरिया बड़े गौर से नव्या को देख रही थी। नव्या की आंखें पूरी लाल थी। उसके गले पर काटने जा घाव था जिस पर अभी भी ब्लड लगा हुआ था। नव्या के लिप्स पर और गालों पर भी काटने के निशान थे। ये सब देख मारिया की आंखें भी भर आती है। वो भी एक औरत थी, उसे भी एहसास था नव्या के दर्द का, पर वो बेबस थी, वो नव्या के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब नव्या अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर देती है तो मरिया बिना कुछ बोले ट्रे लेकर रूम से बाहर चली जाती है। मुंबई, नव्या का कमरा। रात का समय। दक्ष जैसे ही नव्या के कमरे में आता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखों में फिर से एक बार गुस्सा उतर आता है। नव्या अभी भी खुद को ब्लैंकेट में कवर कर बेड पर बैठी हुई थी। अपने दोनों पैरों के मोड़ उस पर हाथ रखे सामने की तरफ एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। दक्ष कमरे का दरवाजा बंद कर नव्या के पास जाता है और उसके बालों को कसकर पकड़ उसका चेहरा उठा कहता है, ने कहा, बहुत अकड़ है तुम में, कल रात और आज सुबह इतना सब होने के बाद भी तुम अभी भी ऐसे ही बैठी हो। नव्या की नजरें अभी भी कहीं और ही थी। नव्या का खुद की बात इग्नोर करते देख दक्ष को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दक्ष उसके चेहरे के और करीब जाकर कहता है, ने कहा, लगता है कल रात जो भी हुआ वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था, तुम्हें वो सब एक बार फिर चाहिए। फिर नव्या को बेड पर धक्का देकर अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए ने कहा, अगर तुम्हें वो सब फिर से सहना है तो फिर वही ठीक। इतना कहते ही दक्ष नव्या के ऊपर आ जाता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। फिर दक्ष की नज़र नव्या के होंठों पर जाती है तो दक्ष अपने होंठ उसके होंठ पर रख उसे किस करने लगता है। साथ ही उसके हाथ नव्या के शरीर की सैर करने लगते हैं। नव्या कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस चुपचाप वैसे ही लेती रहती है। ऐसे ही 20 मिनट किस करने के बाद दक्ष नव्या को छोड़ देता है। नव्या के होंठों पर फिर से ब्लड आ रहा था। दक्ष ने काफी वाइल्डली नव्या को किस की थी।
पर इस सब के बावजूद नव्या का फेस अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। अब दक्ष को गुस्से के साथ साथ काफी चिढ़ भी होने लगी थी नव्या को ऐसे देखकर। फिर वो बेड पर उठकर बैठते हुए कहता है ने कहा, अगर अपनी फैमिली की भलाई चाहती हो तो ये सब बंद करो। फिर कुछ देर रुककर ने कहा, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। तभी नव्या उठती है और दक्ष के होंठों पर होंठ रख उसे किस करने लगती है। दक्ष उसकी यह हरकत देख एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो नव्या को खुद से दूर करते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। उसकी बात सुन नव्या अपना ब्लैंकेट हटा दक्ष को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाती है और उसके होंठों को फिर से चूमने लगती है। दक्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दक्ष नव्या को अपने ऊपर से हटाकर उसे पलट खुद उसके ऊपर आ जाता और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या। नव्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख दक्ष फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जोर चिल्लाते हुए कहता है ने कहा, मैंने कुछ पूछा, यू ब्लडी गॉड दे मेड, जवाब दो मुझे। नव्या अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चिल्लाकर कहती है ने कहा, क्या क्या पूछना है तुम्हें कि मैं चुप क्यों हूँ। तो तुम्हें उसे क्या मतलब, तुम्हें तो मेरे जिस्म से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें खुद को सौंप तो रही हूँ और क्या चाहिए तुम्हें। दक्ष छल्लाते हुए कहा, तुम्हारा रवैया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नव्या नम आंखों से कहा, आपको मेरे रवैया या मेरे से क्या मतलब है, आपको तो मेरी बॉडी चाहिए ना, तो मैं उसे दे तो रही हूँ। तुम मेरे साथ जब जहाँ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। दक्ष नव्या के हाथों को कसकर पकड़ते हुए ने कहा, तुम मुझे रोक भी नहीं सकती समझी, वरना। नव्या ने कहा, वरना तुम मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाओगे, इसके अलावा तुमसे उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान और कर भी क्या सकता है। दक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए ने कहा, गुड, अच्छे से जानने लगी हो मुझे। इतना कहकर दक्ष नव्या के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। किस करने के साथ दक्ष उसके होंठों पर गुस्से में बाइट भी करने लगता है। नव्या को दर्द हो रहा था पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ दक्ष का हाथ नव्या की पूरी बॉडी पर चल रहा था। तभी दक्ष का फोन रिंग करता है। दक्ष नव्या को छोड़ फोन निकालकर देखने लगता है, फिर अपना फोन लेकर कमरे की बालकनी में चला जाता है। तभी विला के आसपास फायरिंग होने लगती है। दक्ष के कानों में जैसे ही गोलियों की आवाज आती है वो चौंकाना हो जाता है और कमरे में जाकर नव्या को देखता है, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे गोलियों की आवाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दक्ष उसके पास जाकर उसकी बाजू पकड़ते हुए ने कहा, तुम बहरी हो गई हो क्या, तुम्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलो उठो और अपने कपड़े पहनो। नव्या उसकी बातें सुन होश में आती है और बेड से उठकर अपने कपड़े लेने क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाता है कि तभी उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। दक्ष तुरंत नव्या के पास जाता है ने कहा, क्या हुआ। नव्या नम आंखों से ने कहा, दर्द हो रहा है। दक्ष सवालिया नजरों से कहा। दक्ष की बात सुन नव्या उसे घूरने लगती है। दक्ष नव्या को ऐसे खुद को घूरता देख कहता है, कुछ बोलोगी या फिर ऐसे ही घूरती रहोगी। तभी नव्या अपनी आंखें नीचे कर कहती है ने कहा, कल मेरा फर्स्ट टाइम था। दक्ष ने कहा, मतलब। नव्या चिल्लाते हुए ने कहा, मतलब कल मैं पहली बार किसी के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस वजह से मुझे पेन हो रहा है। नव्या की बात सुन दक्ष शांत हो जाता है। तभी उस कमरे की विंडो पर एक गोली आकर लगती है। दक्ष नव्या को लेकर बेड के पीछे बैठ जाता है। दक्ष नव्या से ने कहा, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूँ। इतना कहकर दक्ष क्लोजेट रूम में जाकर नव्या के लिए कपड़े लेकर आ जाता है और नव्या को देते हुए कहता है ने कहा, जल्दी पहनो इसे, हम यहाँ से निकलना होगा। नव्या वो कपड़े लेकर दक्ष को देखने लगती है। दक्ष छल्लाते हुए ने कहा, देख क्या रही हो, पहनो कपड़े। नव्या ने कहा, तुम अपना चेहरा घुमाओगी तभी तो मैं कपड़े पहन पाऊंगी। दक्ष नव्या को ऐसे देखने लगता है जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। दक्ष ने कहा, यहाँ मौत हमारे सिर पर खड़ी है और तुम ये बचकानी बातें कर रही हो, ऐसा क्या है जो अब तक मैंने नहीं देखा। अभी तो बेड पर मुझ पे चढ़ कर किस कर रही थी, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी और अभी तुम्हें शर्म आ रही है। नव्या उसकी बातें सुन अपनी नजरें नीचे कर लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं दक्ष की बातें एकदम ठीक थी। फिर वापस से गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। दक्ष अपनी नजरें फेर करने कहा, ठीक है को मैंने अपनी नजरें हटा ली, अब पहनो कपड़े। नव्या भी फटाफट कपड़े लेकर उसे पहनने लगती है। कपड़े पहनने के बाद दक्ष नव्या का हाथ पकड़ रूम से निकल जाता है। नव्या रूम के बाहर का नजारा देख एकदम दंग रह जाती है।
वो जहाँ इतने दिनों से रह रही थी वो जगह देखने में बिल्कुल नर्क जैसी थी, हर जगह काला रंग नजर आ रहा था। वहाँ का फर्नीचर, कर्टन, दीवालों के कलर सब काले रंग के थे। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ नीचे हॉल में आ जाता है और मेन गेट से बाहर निकलने लगता है। तभी नव्या एकदम से रुक जाती है। दक्ष नव्या को रुकते देखने कहा, क्या हुआ, चलो हमें निकलना है यहाँ से जल्दी। नव्या अपना हाथ पीछे की ओर इशारा करते हुए ने कहा, पर मारिया मासी वो कहाँ है, उनकी भी तो जान बचानी पड़ेगी ना। दक्ष नव्या की बात सुन सोच में पड़ जाता है कि एक लड़की जिसके सर के ऊपर मौत मंडरा रही है उसे खुद से ज्यादा किसी और की चिंता है। दक्ष ने कहा, तुम चलो, बाकी सभी पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। नव्या कंफ्यूजन से ने कहा, तुम्हें कैसे पता। दक्ष थोड़ा गुस्से में अपने कान में लगे ब्लूटूथ को दिखाते हुए ने कहा, ये देखो, ये देख रहा है जलाल और मेरे दूसरे बॉडीगार्ड्स ने यहाँ के सारे मैड्स को सेफली बाहर निकाल दिया है। फिर उसका हाथ खींचते हुए ने कहा, और अब तुम भी चलो। दक्ष और नव्या विला के बाहर आते हैं। वहां अभी भी फायरिंग चल रही थी। दक्ष के बॉडीगार्ड्स उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तभी जलाल उसके पास आता है। जलाल ने कहा, सर आपको गाड़ी रेडी है, आप और मैम जाए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। उसकी बात सुन दक्ष नव्या का हाथ पकड़ गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और उसमें बैठ वहां से रवाना हो जाता है। उनकी गाड़ियों के पीछे उसके दुश्मन भी निकल जाते हैं। दक्ष की गाड़ी मैन रोड पर फुल स्पीड पर दौड़े जा रही थी और उसकी गाड़ी के पीछे 2 ब्लैक कार उसका पीछा कर रही थी। नव्या अपनी पीछे आती गाड़ियों को देख रही थी। नव्या दक्ष से ने कहा, कौन है ये लोग। दक्ष ड्राइव करते हुए ने कहा, दुश्मन है मेरे। तभी एक गोली उनके कार के पहिए पर आकर लगती है और दक्ष की गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, पर दक्ष और नव्या को कोई चोट नहीं आती। दक्ष फटाक से कार से उतर नव्या का हाथ पकड़ जंगली एरिया के अंदर चला जाता है। उनके जाने के बाद वो ब्लैक कार आकर रुकती है। उसमें से 4 लोग उतर कर जिस तरफ नव्या और दक्ष गए थे उस तरफ बढ़ जाते हैं। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ भाग रहा था। ऐसे ही काफी देर भागते भागते नव्या थक जाती है। नव्या हफ्ते हुए ने कहा, मैं नहीं दौड़ सकती अब। दक्ष ने कहा, बस इतने में थक गई, तुम एक सीबीआई एजेंट हो, उसके बावजूद इतनी कमजोर कैसे। नव्या हफ्ते हुए ने कहा, जितना वाइल्डली तुम बेड पर बिहेव करते हो तो किसी भी लड़की का हाल ऐसा ही होगा, चाहे वो कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। उसकी बात पर दक्ष कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर दक्ष नव्या को अपनी बाहों में उठा आगे बढ़ने लगता है। नव्या अपनी आंखें बड़ी करने कहा, ये क्या कर रहे हो। अगर तुम मुझे ऐसे उठा कर चलोगे तो बहुत जल्दी ही थक जाओगे। दक्ष अपनी एक आइस विंक करने कहा, मैं इतनी जल्दी नहीं थकता, डेमो तो रात में तुमने देखा ही था, कितना अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा बैग पर। दक्ष की बातें सुन नव्या के गाल लाल हो जाते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद दक्ष नव्या को लेकर झाड़ियों के बीच चला जाता है और उसे वहां बिठा देता है। नव्या दक्ष से ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं। दक्ष ने कहा, थोड़ी देर में रात होने वाली है और हम पूरी रात ऐसे इधर से उधर नहीं भाग सकते, और अब हमें भागना नहीं है, मुझे उन गुंडों से लड़ना है। मुझे पहले ये पता करना होगा कि हमारे पीछे कितने लोग हैं और कल तक कैसे भी मेरी टीम यहाँ आकर हमें सेफली निकाल लेगी। दक्ष ने इतना ही कहा था कि वहाँ किसके आने की आहट सुनाई देती है। दक्ष धीरे से ने कहा, कोई आ रहा है, तुम यहाँ से बाहर मत आना, चाहे जो भी हो वो मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए जब तक मैं ना कहीं कुछ भी हो जाए पर तुम बाहर मत आना। नव्या ने कहा, नहीं, मैं यहाँ बुजदिल की तरह हाथ पर हाथ रख नहीं बैठ सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दक्ष शक्ति से ने कहा, चुप, एकदम चुप, अब तुम कुछ नहीं कहोगी, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करोगी। नव्या ने कहा, नहीं, मैंने कहा। दक्ष उसे बीच में ही रोकते हुए ने कहा, नो मोर एक्सक्यूजेस। तभी वहां सारे गुंडे आ जाते हैं। दक्ष उन्हें छुप कर देखता है। वहां 4 गुंडे अपने हाथ में गन पकड़कर खड़े हुए थे। उनमें से एक गुंडा ने कहा, कहाँ गया वो दक्ष सिंघानिया, कहाँ गायब हो गया है, दिख ही नहीं रहा। तभी उनमें से एक गुंडा जहां दक्ष और नव्या छुपे हुए थे उस ओर बढ़ने लगता है। दक्ष मजबूती से नव्या का हाथ पकड़ लेता है। वहां 4 गुंडे अपने हाथ में गन पकड़ कर खड़े हुए थे। उनमें से एक गुंडा ने कहा, कहाँ गया वो दक्ष सिंघानिया, कहाँ गायब हो गया है, दिख ही नहीं रहा। तभी उनमें से एक गुंडा जहां दक्ष और नव्या छुपे हुए थे उस ओर बढ़ने लगता है। दक्ष मजबूती से नव्या का हाथ पकड़ लेता है। फिर दक्ष वहां पड़ा एक पत्थर उठाकर सामने की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से उन सभी गुंडों का ध्यान उस तरफ चला जाता है। वहां खड़े 3 गुंडे उस तरफ बढ़ जाते हैं, पर जी गुंडा नव्या और दक्ष के पास खड़ा था। उस गुंडे को दक्ष झाड़ियों से निकल उसका मुंह दबोच उसकी गर्दन तोड़ वही साइड में फेंक देता है।
ये देख नव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दक्ष ने इतनी जल्दी ये सब किया था कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। तभी उन तीनों गुंडों में से एक गुंडा दक्ष को देख लेता है। वो गुंडा दक्ष की तरफ उंगली करते हुए ने कहा, वो रहा दक्ष सिंघानिया। तभी बाकी के दोनों गुंडों के कान खड़े हो जाते हैं और वो भी उसी तरह देखने लगते हैं। दक्ष ने जिस आदमी को मारा था उसके पास से गन के कर उन पर शूट करने लगता है। इसी के साथ उन तीनों में से एक और की मौत हो जाती है। दक्ष पेड़ के पीछे छिपकर फायरिंग कर रहा था और नव्या वही झाड़ियों के बीच बैठ वो सब देख रही थी। वो दोनों गुंडे ने कहा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पीछे से जाकर उस पे गोली चलाता हूँ, तू यहीं से उसका ध्यान भटका। इतना कहकर उनमें से एक गुंडा वहां से छुपते हुए दक्ष की तरफ जाने लगता है। दक्ष अभी भी पेड़ के पीछे खड़ा था। अब उसकी गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी, जिस वजह से वो फायरिंग नहीं कर रहा था। उन दोनों आदमियों में से जो दक्ष के पीछे से हमला करने जा रहा था उसकी नज़र नव्या पर पड़ती है, जो झाड़ियों के पीछे आ गई थी, जिस वजह से वो आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी अपने मन में ने कहा, ये लड़की वही है जो उस दक्ष के साथ कार से उतरकर उसके साथ भागी थी, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। फिर वो आदमी एक डेविल स्माइल करते हुए नव्या की तरफ बढ़ जाता है। नव्या के पास आकर पीछे से नव्या के मुंह हाथ रख उसके सर पर गन रख कहता है, ने कहा, चुप, अगर मुंह से एक शब्द भी निकाला तो सारी की सारी गोलियां तुम्हारे शरीर पर उतार दूंगा। नव्या दे से ही उसे छुटने के लिए अपना हाथ उठाती है। ने कहा, वैसे ही वो आदमी हवा में फायरिंग कर देता है और नव्या के बाल को पकड़ उसे बाहर लेकर आता है। दक्ष दे से ही नव्या को उस आदमी के कब्जे में देखता है तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वो आदमी नव्या को पीछे गले से पकड़ उसके सिर पर गन पॉइंट कर कहता है, ने कहा, दक्ष सिंघानिया, जहां भी हो सामने आ जाओ, वरना ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी। अब तक वो दूसरा आदमी भी वहां आ चुका था। वो आदमी नव्या को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए ने कहा, वाह क्या माल है, बड़ी ही कड़क चीज है। तभी सामने से आवाज आती है, माइंड योर टंग। सामने दक्ष खड़ा था जिसकी आंखें एकदम डार्क थी। दक्ष ने कहा, छोड़ दो उसे, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे जाने दो। पहला आदमी हंसते हुए ने कहा, अरे अरे, दुश्मनी गई तेल लेने, अब तो ये लड़की हम दोनों को प्यास बुझाएगी। फिर दक्ष पर गन पॉइंट करने कहा, पर उसे पहले तेरा राम नाम सत्य कर देंगे। तभी नव्या अचानक उस आदमी के प्राइवेट पार्ट को पकड़ जोर से दबा देती है, जिस वजह से उस आदमी के हाथ से गन छूट जमीन पर गिर जाती है। साथ ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है। नव्या भी एक ट्रेन्ड एजेंट थी, वो अभी काफी वीक थी। फिर वो उस आदमी को एक लात मार जमीन पर गिरा देती है और जमीन पर पड़ी गन उठाकर उन दोनों पर पॉइंट कर देती है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरा आदमी भी अपनी गन से नव्या के ऊपर, दक्ष भी आगे बढ़ता है, पर वो आदमी दक्ष की तरफ गन दिखा उसे रोकने को कहता है, पर दक्ष अपने कदम बिना डरे उस आदमी की तरफ बढ़ाने लगता है। वो आदमी डर की वजह से अपने कदम पीछे खींचने लगता है। नव्या अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ाने लगती है। तभी जो आदमी जमीन पर गिरा था वो नव्या के पैरों पर अपने पैर लगाकर उसे गिरा देता है। नव्या सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरती है, जिससे दक्ष का ध्यान नव्या पर चला जाता है। दक्ष फटाक से नव्या के पास जाकर उसे उठाने लगता है। तभी वो आदमी नव्या पर गोली चला देता है, पर दक्ष वक्त रहते नव्या को साइड कर देता है, पर वो गोली दक्ष के बाजू से निकल जाती है। दक्ष के हाथों से खून बहने लगता है। तभी नव्या जोर से चीखती है, ने कहा, दक्ष। दक्ष खुद को संभाल खड़ा होता है और एक ही पल में उसके हाथों में उस आदमी की गर्दन होती है जिसने नव्या पर गोली चलाई थी। दक्ष उसी के हाथ से गन के कर उसके माथे के बीचों बीच गोली चला देता है और वो शख्स उधर ही मर जाता है। दक्ष इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। दक्ष को देख दूसरे आदमी जो जमीन पर पड़ा था उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं। नव्या दक्ष के पास जाकर उसके हाथों से निकल रहा खून देखने लगती है। दक्ष दूसरे ही पल उस आदमी को अपनी जलती निगाहों से देखता है और कहता है, ने कहा, क्या कहा था तूने, अपनी प्यास बुझानी है, मैं बुझाता हूँ तेरी प्यास। इतना कहकर दक्ष उस आदमी में मैनपाट पर गोली चला देता है, जिसके साथ वो आदमी भी वहीं मर जाता है। नव्या डरी सहमी सी दक्ष को देखे जा रही थी। फिर वो हिम्मत कर दक्ष को सहारा देकर थोड़े दूर एक बड़े से पेड़ के पास ले जाती है। नव्या दक्ष को बैठा करने कहा, तुम बैठो, मैं आती हूँ। दक्ष ने कहा, कहाँ जा रही हो, अंधेरा होने वाला है। नव्या सूखे पत्ते इकट्ठा करते हुए ने कहा, डोंट वरी, कहीं भाग के नहीं जाऊंगी। इतना कहकर नव्या वहां से चली जाती है। दक्ष अपनी आंखें बंद कर पेड़ से टिककर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद नव्या अपने हाथों में सूखी लकड़ियां लेकर वापस आती है
और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर पत्थर की मदद से आग जलाने लगती है। दक्ष अपनी आंखें खोल नव्या को एकटक देखने लगता है। थोड़ी देर बाद आग भी जल जाती है। फिर नव्या अपने पास रखा एक चाकू लेकर उसे आग पर गर्म करने लगती है। दक्ष नव्या को देखते हुए ने कहा, क्या कर रही हो तुम, और ये चाकू कहाँ से मिला? नव्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधा दक्ष के पास आकर बैठ जाती है। फिर दक्ष ने जो शर्ट पहनी थी जो खून से पूरी लथपथ थी उसे नव्या धीरे से निकलने लगती है। दक्ष दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर नव्या वापस आग के पास जाकर चाकू लेकर आती है। नव्या दक्ष की आंखों में देखते हुए ने कहा, सॉरी। दक्ष ना समझी। मैंने कहा, सॉरी क्यों? तभी नव्या वो गरम चाकू दक्ष के जख्म पर रख देती है, जिस वजह से दक्ष की चीख निकल जाती है और वो कसकर नव्या का हाथ पकड़ लेता है। नव्या दक्ष को शांत करते हुए ने कहा, रिलैक्स दक्ष, इसे तुम्हारे जख्म में जहर तुम्हारी बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, अभी थोड़ा दर्द होगा जो तुम्हें सहन करना होगा। दक्ष की चीख सुन नव्या की आंखें भर आती है। दक्ष अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगता है, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था, जो उसके चेहरे पर नव्या साफ साफ देख सकती थी। तभी पता नहीं नव्या को क्या ख्याल आता है, वो आगे बढ़ दक्ष के होंठों पर अपने होंठ रख उसे शांत करने लगती है। दक्ष जैसे ही नव्या के होंठों की गर्मी महसूस होती है वो शांत होने लगता है। नव्या उसे किस कर रही थी ताकि दक्ष का ध्यान भटका सके। दक्ष भी नव्या को किस कर रहा था, उसे नव्या को किस कर एक अलग सुकून मिल रहा था। 10 मिनट बाद नव्या दक्ष से दूर होती है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। नव्या खुद की सांसें कंट्रोल कर दक्ष के जख्म पर पट्टी करने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर कुछ पल सोचने के बाद नव्या पेड़ के पीछे का कर अपनी शर्ट उतार उसके नीचे के हिस्से को फाड़ देती है और वापस उसे पहनकर बाहर आ जाती है। दक्ष नव्या को देखता है जिसकी शर्ट अब उसके नोवेल के काफी ऊपर तक आ रही थी और उसकी कमर से उसकी जीन्स थी, जिस वजह से उसकी कमर पूरी तरह से दिख रही थी। फिर नव्या दक्ष के पास बैठ जाती है और वो शर्ट का टुकड़ा लेकर उसके घाव पर बांधने लगती है। दक्ष नव्या को देख रहा था। नव्या थोड़ा चिढ़ते हुए ने कहा, क्या हुआ, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो, पहले कभी मुझे नहीं दिखा क्या? दक्ष मुस्कुराते हुए ने कहा, देखा है, पर इस तरह मेरी केयर करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, तुम्हारे साथ मैंने इतना गलत किया। तुम चाहो तो मुझे यहाँ छोड़कर भाग भी सकती हो या फिर मेरी जान भी ले सकती हो, पर तुम तो यहाँ मेरी केयर कर रही हो। नव्या झल्लाते हुए ने कहा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए ये गोली खा ली हो। मैं इतनी बुजदिल नहीं जो मेरी जान बचाने वाले को मरता हुआ छोड़कर चली जाऊं। दक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। देखते देखते रात हो जाती है। नव्या और दक्ष अभी भी पेड़ से टिककर बैठे थे, उनके सामने अभी भी आग जल रही थी। नव्या एकटक चांद को निहार रही थी। दक्ष नव्या को देखते हुए ने कहा, तुम्हें चांद निहारना बहुत पसंद है ना? नव्या ने चांद को देखते हुए ने कहा, हाँ, इस तरह चांद को घंटों देखते रहना, उसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दक्ष ने कहा, हम ऐसा क्या खास है इस चांद में? नव्या अभी भी चांद को ही देख रही थी ने कहा, बहुत कुछ खास है, इसकी शीतलता एक अलग सा एहसास देती है। इस अंधेरे में एक यही तो है जो अपनी चांदनी बिखेरती है और इस अंधेरे में अपना एहसास घोल देती है। दक्ष भी नव्या को बातें सुन एकटक चांद को देखने लगता है। ऐसे ही चांद को देखते देखते नव्या की आंखें लग जाती है। उसका सर दक्ष के कंधों पर था। नव्या के बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। चांद की रोशनी में नव्या का चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिसमें दक्ष खोने लगता है। दक्ष अपने मन में ने कहा, ये क्या किया मैंने, आज अपने हाथों से दूसरों की जान लेने वाला, आज खुद एक लड़की की जान बचाने के लिए गोली खा ली, एक बार भी अपनी जान की परवाह नहीं की। यह क्या हो रहा है मुझे, क्यों मुझे इसका चेहरा इतना अट्रैक्ट करता है, ये क्या हो रहा है मुझे? यही सब सोचते हुए दक्ष नव्या के चेहरे को देखते देखते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, जंगल। सूरज की रोशनी जैसे ही नव्या पर पड़ती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है। आंखें खोलते ही उसे एहसास होता है कि वो और दक्ष इस वक्त बेहद करीब है। नव्या का चेहरा दक्ष के सीने में छिपा हुआ था। दक्ष ने एक हाथ से नव्या की कमर को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। नव्या धीरे से अपना चेहरा उठाकर दक्ष के चेहरे को देखने लगती है। इस वक्त उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दक्ष की गर्म सांसें नव्या को महसूस हो रही थी। नव्या दक्ष के चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगती है। उसे कल किस तरह दक्ष ने उसे बचाने के चक्कर में खुद गोली खा ली थी, वो सीन याद आ रहा था। नव्या अपने मन में कहा, इसे क्या जरूरत थी मुझे बचाने के लिए खुद की जान जोखिम में डालने की। तभी दक्ष अपनी आंख बंद किए कहता है, ऐसे क्या, कब से तुम मुझे घूर घूर कर देख रही हो, कहीं मेरा फायदा उठाने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा?
दक्ष को बात सुन नव्या झट से दक्ष से दूर हो जाती है और कहती है, तुम तो सो रहे थे ना। दक्ष अपनी आंखें खोल नव्या का हाथ पकड़ फिर से अपने करीब लाकर कहा, बंद आंखों से भी मुझे सब दिखाई देता है, समझी। नव्या चिढ़कर दक्ष से अपना हाथ छूटा कर उसे दूर बैठ जाती है। दक्ष मुस्कुराते हुए नव्या का फूला हुआ चेहरा देखने लगता है। नव्या एक नज़र दक्ष को देख अपने मन में कहा, ये जंगली हंसता भी है क्या। दक्ष सामने की तरफ देखकर कहा, कभी कभी। नव्या कंफ्यूजन से कहा, क्या। दक्ष नव्या की तरफ देखकर कहा, कभी कभी ये जंगली भी हंसता है। दक्ष की बातें सुन नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। नव्या कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। दक्ष आई विंक कर कहा, आई नो एवरीथिंग अबाउट योर डार्लिंग। नव्या गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, कहा, तुम्हारी बकवास हो गई हो तो चलो अब यहाँ से। दक्ष भी अपना लेफ्ट हैंड जिसमें गोली लगी थी वो पकड़ अपने आप को अच्छे से एडजस्ट करते हुए कहता है, कहा, नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। नव्या हैरानी से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या। दक्ष अपनी आंखें बंद कर कहा, मेरे गार्ड्स हमें ढूंढते हुए खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे। नव्या थोड़ा गुस्से में कहा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, तुम्हारे पास कोई ट्रैकर है क्या। अब अपनी बकवास बंद करो और चलो। दक्ष अपनी आंखें बंद करे हुए कहा, मेरे शूज में ट्रैकर लगा हुआ है। नव्या अपनी आंखें बड़ी कर कहा, व्हाट शूज में। दक्ष अभी भी आंखें बंद किए हुए कहा, शीट बेबी नो मोर क्वेश्चंस आई एम वेरी ट्रॉयड। उसकी बात सुन नव्या अपने पैर पटकते हुए वहीं बैठ जाती है। आधे घंटे बाद दक्ष उठकर कहीं जाने लगता है। नव्या उसे ऐसे जाता देख कहती है, कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर। दक्ष डेविल स्माइल करते हुए कहा, ओ अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। नव्या खड़ी होते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं भी आऊंगी, आफ्टर ऑल मैं इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से ही तो पड़ी हूँ। दक्ष अपनी भौएं चढ़ाते हुए कहा, आई श्योर बेबी तुम मेरे साथ आना चाहती हो। नव्या बेफिक्री से कहा, 100% श्योर। दक्ष उसकी बात सुन वहां से जाने लगता है। नव्या भी उसके पीछे चल देती है। थोड़ी दूर आकर दक्ष एक जगह खड़ा होकर अपनी पैंट की जिप खोलने लगता है, जिसे देख नव्या की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपनी आंखों पर हाथ रख पलट जाती है। नव्या हकलाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम। दक्ष बेफिक्री से कहा, जो मैं करने आया था। नव्या वैसे ही खड़े होकर कहा, तुम मुझे सीधा सीधा नहीं बता सकते थे। दक्ष अपनी जिप बंद करते हुए कहा, ओ कॉमन इतना भी शर्माने की जरूरत नहीं है, पहली बार तुम ये नहीं देख रही। दक्ष की बात सुन नव्या के गाल लाल हो जाते हैं और वो बिना कुछ कहे अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। दक्ष भी उसके पीछे चला जाता है। वो दोनों वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां वो पहले बैठे हुए थे। आधे घंटे बाद जलाल और दूसरे बॉडीगार्ड्स वहां आ जाते हैं, जिन्हें देख नव्या एकदम खुश हो जाती है। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद दक्ष और नव्या की गाड़ी एक आलीशान विला के सामने आकर रुकती है। वो विला वाइट कलर का था जो महल की वाइब दे रहा था। दक्ष और नव्या दोनों कार से उतरते हैं। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे विला के अंदर ले जाता है। नव्या तो बस अपनी आंखें फाड़े विला को देख रही थी। अंदर जाकर दक्ष नव्या को सीधा अपने कमरे में ले जाता है। दक्ष का कमरा बहुत खूबसूरत था। ये घर उस जगह से बिल्कुल अलग था जहां अब तक नव्या दक्ष के साथ रह रही थी। दक्ष नव्या को देखते हुए कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं मरिया मासी से बोलकर नाश्ता लगवाता हूँ। नव्या दक्ष की बात सुन बाथरूम में चली जाती है और दक्ष अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहां जाके फ्रेश हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर आकर दक्ष को चेक कर उसकी ड्रेसिंग कर चले जाते हैं। डाइनिंग एरिया। दक्ष और नव्या साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। दक्ष अजीब तरीके से नव्या को घूर रहा था। नव्या खाते हुए कहा, घूरना बंद करो, ऐसे घूर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा खाना खा रही हो। दक्ष कहा, तुम जिस तरीके से खा रही हो ऐसा लग ही रहा है कि अभी तुम इस पूरे विला में रहने वालों का सारा खाना तुम ही खा जाओगी। नव्या चिढ़ते हुए कहा, नजर लगा रहे हो मुझे। दक्ष खाना खाते हुए कहा, आराम से खाओ, बहुत खाना है और खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। दक्ष की बातें सुन नव्या मुंह बनाकर खाने लगती है। खाते खाते नव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। नव्या अपने मन में कहा, बनारस 80 घाट। काव्या अकेले घाट किनारे बैठी हुई थी। वो एकटक गंगा के पानी को देख रही थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आती है, अकेले बैठकर क्या सोच रही हो। आवाज सुन काव्या पीछे मुड़ती है तो देखती है विवान अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले उसे देख रहा है। काव्या मुस्कुराते हुए, आप यहाँ।
विवान अपनी आईब्रोज ऊंची कर, क्या कहा सुनाई नहीं दिया। काव्या बोली, मैंने पूछा आप यहाँ कैसे। विवान अपने कदम काव्या की तरफ बढ़ाते हुए, जब तक तुम मुझे आप बुलाना छोड़ नहीं देती तब तक मुझे तुम्हारी कोई बात सुनाई नहीं देगी। काव्या अपनी जीभ दांत के नीचे दबाते हुए, सॉरी मैं भूल गई थी कि आपने मेरा मतलब तुमने मुझे तुम्हें तुम कहने के लिए कहा था। विवान काव्या के बाजू में बैठते हुए, क्या कर रही हो तुम यहाँ अकेले। काव्या गंगा के पानी को देखते हुए, यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे, इसलिए अक्सर मैं और नव्या यहाँ आकर बैठते हैं, पर अभी वो यहाँ है नहीं जिस वजह से मुझे अकेले बैठना पड़ रहा है। विवान काव्या को देखते हुए, नव्या कौन आपकी दोस्त। काव्या मुस्कुराते हुए, जी नहीं मेरी जुड़वा बड़ी बहन, शी इज ए सीबीआई एजेंट। काम की वजह से कुछ दिनों के लिए वो आउट ऑफ टाउन है। विवान थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए, वाह क्या बात है, मतलब तुम्हारी जुड़वा बहन भी है। फिर थोड़ा एक्साइटेड होते हुए, चलो अच्छा है। काव्या कंफ्यूजन से, इसमें तुम क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हो। विवन हंसते हुए, देखो तुम्हारी जुड़वा बहन है तो उसमें मेरा बहुत फायदा होने वाला है। काव्या कंफ्यूजन से पूछा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा। विवान स्माइल करते हुए, देखो तुमने तो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, पर तुम्हारी बहन जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती होगी तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, क्या पता वो मान जाए। विवान की बात सुन काव्या चिढ़ते हुए, मतलब अगर मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुम वापस मेरी ही बहन पर ट्राई करोगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा मेरे जैसा है। विवान एक्साइटेड जीते हुए, एग्जैक्टली। काव्या चिढ़ते हुए, इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं मेरे चेहरे से प्यार है, मैंने मना कर दिया तो तुम मेरी ही बहन के साथ। विवान हंसते हुए, हाँ इसमें क्या गलत है। विवान सारी बातें मजाक में कह रहा था, पर उसकी बातें सुन काव्या को हर्ट हो रहा था, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों छलक आती है। काव्या की आंखों में आंसू देख विवान पूछता है, हे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। काव्या रोते हुए, तुम्हारी वजह से मुझसे बात मत करो। इतना कहकर काव्या वहां से उठकर जाने लगती है। विवान उसके पीछे जाते हुए, काव्या सुनो तो क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। काव्या रोते रोते जल्दी जल्दी चलकर मंदिर के बाहर आ जाती है। विवान उसके पीछे पीछे वहां तक आ जाता है। वो काव्या को कब से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर काव्या बिना उसकी बात सुन आगे ही बढ़ती जा रही थी। अब विवान का सब्र उसे जवाब दे चुका था। विवान एकदम से आगे बढ़ता है और काव्या का हाथ पकड़ उसे रोक उसे अपने करीब खींच लेता है। काव्या अभी भी रो रही थी। काव्या रोते हुए, छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर विवान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। काव्या अपने हाथों से विवान के कंधे पर मारते हुए, उतारो मुझे, सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। विवान बिना काव्या की सुने अपने कदम अपनी कार की तरफ बढ़ा देता है। कर के पास जा कर का डोर खोल काव्या को बैठाकर खुद दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। काव्या दरवाजा खोलते हुए, खोलो इसे, मुझे जाने दो। विवान ड्राइवर को चलने का कहकर कार का पार्टीशन ऑन कर काव्या को पकड़ अपनी बाहों में खींच लेता है। काव्या उसकी बाहों से छूटते हुए, छोड़ो मुझे। विवान काव्या को कॉम डाउन करते हुए, छोड़ दूंगा, पर पहले ये बताओ तुम रो क्यों रही थी। काव्या अपना मुंह फेरते हुए, मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। विवान काव्या को और कसकर पकड़ते हुए, ठीक है मत कहो, पर जब तक तुम मुझे तुम्हारे रोने की वजह नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काव्या थोड़ा गुस्से में, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। विवान बस काव्या के चेहरे को देखता है, पर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। काव्या फ्रस्ट्रेटेड होकर, तुमने मेरी बहन पर ट्राई करने के बारे में सोचा भी कैसे, क्या तुम सिर्फ मेरे चेहरे से प्यार करते हो कि मैंने मना कर दिया तो तुम मेरी बहन के पास चले जाओगे। काव्या की बात सुन विवान कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या, कोई इतनी सी बात के लिए रोता है क्या। काव्या रोंधे गले से, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है मेरे लिए। विवान काव्या के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरे कहने को वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, पर अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। काव्या विवान को देखते हुए, तुम सच में मजाक कर रहे थे। विवान काव्या के बालों को कान के पीछे करते हुए, हाँ मैं तो बस यूं ही वो सब कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है मेरा प्यार इतना कमजोर है जो तुम्हारी एक ना से टूट जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ उस दिन से, उस पल से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ब्लू साड़ी में, लंबे खुले बालों में, उस दिन से। हाँ मुझे प्यार है तुम्हारे इस चेहरे से, पर सिर्फ चेहरे से ही नहीं, मुझे तुमसे जुड़ी हर उस चीज से प्यार है जिसमें मुझे तुम्हारा अक्स दिखाई दे। मुझे प्यार है तुम्हारी इन आंखों से, तुम्हारे इन गुलाबी होंठों से, तुमसे और तुम्हारी आत्मा से। मुझे उस हर चीज से प्यार है जो तुमसे जुड़ी हुई है।
काव्या एकटक बस विवान के चेहरे को देख रही थी। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो विवान से क्या कहे। उसे नहीं पता था कि विवान सच में उसे इतना प्यार करता है। विवान काव्या को आंखों में देखते हुए, तुम मुझे प्यार करो या ना करो पर मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूंगा। इतना कहकर विवान काव्या के गालों को अपने होंठों से चूम लेता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवान काव्या के कान में, आशा है कि तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल गए होंगे। फिर विवान काव्या को छोड़ देता है और काव्या भी वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। काव्या एकटक कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। उसके मन में अभी थोड़ी देर पहले उसके और विवान के बीच हुए बातें याद आ रही थी। काव्या अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी कार रुक जाती है और काव्या भी अपने ख्यालों से बाहर आती है। विवान काव्या को देख, तुम्हारा घर आ गया। काव्या एक नज़र विवान को देख बिना कुछ कहे कार से उतरकर सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। विवान बस उसे जाते हुए देख रहा था। काव्या अपने रूम में आकर बेड पर पेट के बल लेट जाती है और विवान के बारे में सोचने लगती है। काव्या खुद से, ये क्या हो गया था मुझे घाट पर? विवान तो बस मजाक कर रहा था पर मैंने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया? वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? फिर काव्या को करमे हुए उसकी और विवान की बातें याद आने लगती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ मुंबई, दक्ष का विला। नव्या अपने कमरे में बैठे फोन पर कुछ कर रही थी। तभी नव्या उठती है और कबर्ड से जाकर एक फोन निकालती है और किसी को कॉल करने लगती है। नव्या ऑन कॉल, एजेंट नव्या रिपोर्टिंग सर। दूसरी तरफ से, एजेंट नव्या आप कहाँ हैं? हम कब से आपको सर्च कर रहे हैं पर आपका कहीं अता पता ही नहीं है। नव्या ऑन कॉल, सिर में दक्ष सिंघानिया के कैद में हूँ। उसने मुझे अपने ही विला में कैद करके रखा हुआ है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। दूसरी तरफ से, तो आप हमें कांटेक्ट कैसे कर रही है? नव्या ऑन कॉल, सर ये फ़ोन मेरा नहीं है, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, तब जाकर मैं आपसे कांटेक्ट कर पा रही हूँ। फिर नव्या उन्हें शुरुआत से लेकर अब तक की सारी बातें बता देती है। उसे ये फ़ोन उन्हीं गुंडों के पास मिला था जिसे उसने जंगल में मारा था। उन्हीं में से किसी एक का फ़ोन नव्या ने दक्ष की नज़रों से छुपा कर अपने पास रख लिया था। दूसरी तरफ से ऑफिसर अग्रिमा, वी आर वेरी सॉरी टू यू एजेंट नाव्या, आपको इस मिशन में अपनी हिम्मत और लगन के साथ साथ आपकी बॉडी भी यूज़ करनी पड़ रही है। नव्या नम आंखों से, उसने मेरे शरीर को छूकर मुझे अपवित्र कर दिया है पर मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगी। ऑफिसर अग्रिमा, आप में बहुत हिम्मत है एजेंट नव्या, वी आर प्राउड ऑफ यू। नव्या अपने आंसू पोंछते हुए, सर आप बस मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए, बाकी का हम खुद कर लेंगे। फिर कुछ देर नव्या फ़ोन पर बात कर वापस से उस फ़ोन को कबर्ड में छुपा देती है। मुंबई, दक्ष का विला। पूरे दिन नव्या अपने कमरे में ही रहती है और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। रात के 10 बजे नव्या अपनी बालकनी में बैठे चांद को निहार रही थी। तभी उसके कानों में किसी के चिखने की आवाज़ आती है जिसे सुन नव्या सकपका जाती है। नव्या खुद से, ये चिखने की आवाज़ किसकी है? फिर वो उठकर नीचे हॉल में जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ जाने लगती है। नव्या नीचे हॉल में पहुंचकर एक एक पिलर के पीछे से हॉल में क्या हो रहा है वो देखने लगती है। हॉल के बीचों बीच दक्ष एक चेयर पर अपने एक पैर पर पैर रख किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने दो लोग अपने घुटने के बल बैठे हुए थे। दोनों के कपड़े फटे हुए थे। उनके शरीर से हर जगह खून रिस रहा था। आधी बेहोश हालत में वो अपना हाथ जोड़कर सर झुकाए बैठे हुए थे। ये सब देख नव्या एक पल को एकदम डर जाती है। तभी उसके कानों में दक्ष की सर्द आवाज़ आती है। दक्ष सर्द आवाज़ में, बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुन नव्या की हालत खराब हो जाती है। तभी दक्ष दोबारा कहता है, मैंने कहा यहाँ आओ बेबी गर्ल, अगर मैं वहाँ आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नव्या अपना सलाइवा गटक कर छोटे छोटे फूट स्टेप लेकर दक्ष को तरफ जाने लगती है। नव्या दे से ही दक्ष के पास पहुंचती है। दक्ष उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। दक्ष नव्या के बालों से खेलते हुए, छुप छुप कर ऐसे किसी को देखना बैड मैनर्स। नव्या अपनी पलकें झुकाकर, एसएस सॉरी। दक्ष एविल स्माइल करते हुए, मेरी डिक्शनरी में नो सॉरी ओनली पनिशमेंट। नव्या अपनी बाहरी आंखों से दक्ष की तरफ देखने लगती है। तभी वापस से नव्या के कानों में उन दोनों आदमियों की चीख सुनाई देती है। नव्या झट से उनकी तरफ देखने लगती है और उसके मुंह से भी एक चीख निकल जाती है। दक्ष उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। दक्ष के बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों आदमियों के हाथ बेरहमी से काट दिए थे। वो दोनों आदमी दर्द से बिलख रहे थे। फर्श पर हर जगह सिर्फ खून ही खून दिख रहा था।
दक्ष को महसूस होता है कि नव्या कोई हरकत नहीं कर रही तो वो उसका चेहरा उठाकर देखता है। नव्या बेहोश हो गई थी डर की वजह से। दक्ष उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। दक्ष कोल्ड वॉइस में, गंदगी साफ करो। फिर वो नव्या को अपने बाहों में लिए बड़े बड़े कदम लेकर अपने रूम में चला जाता है। रूम जाकर नव्या को बड़े आराम से बेड पर लिटा देता है और खुद बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर वापस आ जाता है। नव्या को अभी भी होश नहीं आया था। दक्ष उसके पास जाकर उसके फेस पर अपनी की कुछ छींटे मारता है। नव्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर अपने सामने जैसे ही वो दक्ष को देखती है, उसे फिर एक बार वो सब याद आने लगता है जो थोड़ी देर पहले हॉल में हुआ था, जिस वजह से उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आती है। नव्या के चेहरे पर डर देख दक्ष के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। दक्ष आकर नव्या के पास बैठ जाता है। नव्या पीछे सरकने लगती है, पर दक्ष उसकी बाजू को कसकर पकड़कर उसे रोक देता है। दक्ष अपनी सनक भरी आवाज में, मुझसे दूर जाने की सपने में भी मत सोचना, वरना नीचे तो अभी तुमने सिर्फ एक डेमो देखा है, मैं इससे भी कई ज्यादा बुरा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। नव्या अपने डर के साथ बस एकटक दक्ष को देख रही थी। दक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में, समझ आया। दक्ष की बात सुन नव्या अपनी गर्दन हिला देती है। दक्ष नव्या के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, गुड, अब नीचे चलो डिनर करने। दक्ष की बात सुन नव्या बेड से उठने लगती है, पर दक्ष उसे रोक खुद उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। नव्या इस वक्त काफी डरी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। दक्ष नव्या को अपनी बाहों में लिए नीचे आता है। नव्या हॉल को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। जहां थोड़ी देर पहले तक हर जगह खून ही खून दिख रहा था, अब वह देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। दक्ष नव्या की नजरों को भांपते हुए, रिलैक्स बेबी गर्ल, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी दुनिया है, यहाँ सब शौकम ही होता है। नव्या दक्ष की आंखों में देखने लगती है। दक्ष डाइनिंग टेबल पर जाकर नव्या को चेयर पर बैठाकर खुद भी अपने चेयर पर बैठ जाता है। सारी मैड्स उन्हें डिनर सर्व कर वापस से किचन में चली जाती है। नव्या चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर खाना खाने लगती है। तभी दक्ष का फोन रिंग करता है। फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसे नव्या भी देख लेती है। नव्या अपने मन में, ये राक्षस हंसता भी है। दक्ष आंसर कर, कैसा है तू? सामने से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? दक्ष मुस्कुराते हुए, मैं भी एकदम ठीक हूँ। वैसे कब आ रहा है तू? काफी दिन हो गए तुझसे मिले हुए। सामने से, बहुत जल्द ही वापस आ रहा हूँ, यहाँ का सारा काम खत्म हो गया है, 2 दिन बाद वापस आपके पास। दक्ष ठीक है, अपना ध्यान रखना, 2 दिन बाद मिलते हैं। फिर दक्ष फोन कट कर डिनर करने लगता है। नव्या अपने मन में, ये किसे ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहा था? कौन हो सकता है? मुझे पता लगाना होगा, क्योंकि ये इंसान हमारे काम का हो सकता है। कुछ देर बाद दक्ष के कमरे में नव्या बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। वही दक्ष सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नव्या अपना फोन रख सो जाती है। नव्या को सोते देख दक्ष भी अपना लैपटॉप बंद कर अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है। दक्ष पीछे से नव्या को बाहों में पकड़ उसका पेट सहलाने लगता है। दक्ष की छुअन महसूस होते ही नव्या अपनी आंखें और कसकर बंद कर लेती है। दक्ष का हाथ अब धीरे धीरे नव्या की टॉप के अंदर जाकर उसका पेट सहलाने लगता है। फिर धीरे से वो अपना हाथ ऊपर की तरह ले जाने लगता है। नव्या अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद करे हुए था। दक्ष से अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो झट से नव्या को पलट उसके ऊपर आ जाता है। नव्या भी अपनी आंखें खोल देती है। इसी के साथ दक्ष अपने होंठ नव्या के होंठों पर रख उसे किस करने लगता है। किस करने के साथ साथ दक्ष नव्या के होंठों पर बाइट भी करने लगता है, जिस वजह से नव्या की आह निकल जाती है। इसी का फायदा उठाकर दक्ष अपनी टंग को नव्या के मुंह में एंटर कर उसकी जीभ को चूसने लगता है। नव्या की आंखों से फिर एक बार आंसू लुढ़कने लगते हैं। उसे दक्ष का करीब आना बिल्कुल भी गवारा नहीं था, पर वो मजबूर थी। दक्ष के हाथ नव्या की बॉडी की शेयर कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद जब दक्ष को एहसास होता है कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसके लिप्स को छोड़ देता है और उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। नव्या जोर जोर सांस लेकर खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद एक झटके में नव्या की टॉप फाड़ कर उसके जिस्म से अलग कर देता है। ऐसा होते ही नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नव्या के साथ बहुत वाइल्ड बिहेव करने लगता है।
दक्ष नव्या को जोर जोर से बाइट करने लगता है, जिससे नव्या की चीखें निकलने लगी थी, जिसे सुन दक्ष और वाइल्ड होते जा रहा था। फिर दक्ष नीचे आकर नव्या के बेली पर किस करने लगता है। अपना हाथ नीचे बढ़ाकर नव्या के बचे हुए कपड़े भी निकाल कर फेंक देता है। साथ ही खुद के भी सारे कपड़े उतार कर वापस से नव्या के ऊपर आ जाता है। दक्ष एक बार फिर से नव्या के होंठ पर अपने होंठ रखता है। नव्या की चीख उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है। नव्या कसकर चादर को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू फिर से निकल आता हुआ नव्या और दक्ष की आवाजें लगातार उस कमरे में गूंजने लगती है। दोनों के ऊपर एक सफेद ब्लैंकेट था। करीब आधी रात दक्ष नव्या पर से हटता है। नव्या बेहोशी जैसी हालात में बेड पर पड़ी हुई थी। दक्ष एक बार फिर नव्या के होंठों पर एक हल्की सी किस कर उसे बाहों में भरकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज की रोशनी नव्या के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है, जिसके साथ ही उसकी आंखें खुल जाती है। नव्या उठकर बेड पर बैठ जाती है। दूर आसपास देखती है पर उसे रूम में कहीं भी दक्ष दिखाई नहीं देता। दक्ष को रूम में ना देख नव्या चैन की सांस लेती है। फिर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर बाथरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद दक्ष भी रूम में आता है। दक्ष इस वक्त पूरी तरीके से पसीने से लथपथ था। उसकी बॉडी शर्टलेस थी। उसके एब्स वाली बॉडी पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जो उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। तभी दक्ष एक नजरे कमरे में देखता है पर उसे नव्या कहीं नहीं दिखाई देती। तभी उसके कानों में पानी गिरने की आवाज आती है, जिसे सुन वो अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देता है। नव्या शॉवर के नीचे खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर पानी की बूंदों को अपने बॉडी पर गिरने से रही थी। नव्या के खुले बाल उनसे टप टप गिरता पानी उसे बहुत सेंसुअल लुक दे रहा था। थोड़ी देर बाद नव्या जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। दक्ष उसके सामने शर्टलेस खड़ा था और उसे ही एकटक देखे जा रहा था। नव्या तुरंत अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करने लगती है। नव्या खुद को कवर करते हुए, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे अंदर मैनर्स नाम की चीज भी है या नहीं? दक्ष नव्या के करीब आकर उसे कमरे से पकड़ अपने करीब कर, ये मेरा घर है, मेरा रूम और मेरा बाथरूम है, तो मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकता हूँ। दक्ष नव्या के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ उसके पीठ से लगाते हुए, मैंने पहले ही सब देख लिया है, सो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोल दक्ष नव्या को होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लेता है और उसे बड़े ही पैशन के साथ चूमने लगता है। अभी भी उन दोनों पर शॉवर का पानी गिर रहा था। साथ ही दक्ष के हाथ नव्या की बॉडी की शेयर कर रहे थे। नव्या की सिसकियां निकलने लगी थी। फिर दक्ष नव्या को उठाकर उसे बाथटब के अंदर ले जाता है और एक बार फिर नव्या को अपने आगोश में ले लेता है, जिसे नव्या की हल्की सी चीख निकल जाती है। नव्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसके साथ यहाँ पर फिजिकल हो सकता है। वक्त के साथ दक्ष अपनी स्पीड बढ़ा देता है। नव्या की सिसकियां भी तेज हो जाती है। नव्या की चीखें अब पूरे बाथरूम में गूंजने लगती है। वही दक्ष के इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी तरीके से नव्या की चीख को इग्नोर कर देगा है। करीब 3 घंटे बाद दक्ष नव्या को बाहों में उठाकर रूम में लाता है और उसे बेड पर बैठा देता है। इस वक्त भी नव्या बिल्कुल नेक्ड थी। शर्म के मारे नव्या अपनी नजरें झुकाए बैठी हुई थी। फिर दक्ष खुद क्लोजेट रूम में जाकर अपने कपड़े पहनकर नव्या के कपड़े लेकर आता है। फिर एक एक कर नव्या को खुद ही कपड़े पहनाकर रेडी करने लगता है। नव्या खामोश अपनी नजरें झुकाए बैठी हुई थी। कपड़े पहनाने के बाद दक्ष नव्या के होंठों पर हल्की सी किस कर कहता है, गेट रेडी, मैं ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। इतना कहकर दक्ष रूम से बाहर निकल जाता है। नव्या खड़ी होकर मिरर के सामने जाती है और खुद को देखने लगती है। तभी उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। थोड़ी देर बाद नव्या भी रेडी हो डाइनिंग एरिया में पहुंच जाती है। उसके बाद दक्ष और नव्या दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर दक्ष एक नज़र नव्या के देख उसके फोरहेड पर किस कर देता है और फिर दक्ष अपने ऑफिस